लोग आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, अब सभी को एक बात पता है कि चाइना और रशिया का हैवी इन्वेस्टमेंट कहां पे है? वेनेजुला में है। उस हैवी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके चाइना और रशिया ने खोजे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कैसे यूएसए की टास्क फोर्स आई और उसने जो वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट साहब थे उनको किडनैप किया और कहां पे ले गए? यूएसए में ले गए। वहां पे उन पे कुछ चार्जेस लगाए गए। उनकी पत्नी के साथ ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हुए उसकी उनकी जो तस्वीर है आप सबके सामने है। ये कहानी यहां तक कि आपको सबको पता है, लेकिन इसी बीच में एक और घटना हुई जहां पे बिल्कुल रशिया और यूएसए आमने सामने हो गए। एक हाईजैकिंग होती है। जी हां, शब्द ध्यान से सुनिएगा। एक हाईजैकिंग होती है और कहां पे? समुद्र में मैरीटाइम हाईजैकिंग होती है, जिसके तहत यूएसए और रशिया के फ्लैग वाले दो शिप एकदम आमने सामने आ गए। आज हम इसी हाईजैकिंग पे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ वेनेजुला के आसपास, कौन से सी में, कौन से ओशन में हाईजैकिंग हुई और किस तरह से इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ हाई सीज हाईजैकिंग यूएसए वर्सेस रशिया मैरीटाइम कन्फ्रंटेशन के किस तरीके से ये मैरीटाइम कन्फ्रंटेशन हुआ, इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, हॉलीवुड की काफी फेमस मूवी है जिसे कहा जाता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। जब भी हम सोमाली की बात करते हैं, सोमालीलैंड की बात करते हैं, तो आपने वहां पे बहुत सारे पायरेट्स देखे होंगे। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से बताया जा रहा है, एक पायरेट की जैसे बताया जा रहा है। देखते हैं क्या है। वेनेजुला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पे। इस पे कोई दोहराई की बात है ही नहीं। जिस तरीके से ट्रंप लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे मोदी जी के अगेंस्ट हो, चाहे मैक्रोन के अगेंस्ट हो, 500% टैरिफ की बात की जाए, ये सारे स्टेटमेंट इस बात को तो पक्की तौर पे दर्शा रहे हैं कि इस समय जो कॉन्फिडेंस है वो कितना ऊपर है, किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। समुद्री बेड़ों पर कब्जा करना और तेल टैंकरों को लूटना ट्रंप की नई नीति बन गई है। तो एक नई डॉक्ट्रिन अब ट्रंप के सामने आ रही है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। पहली चीज, समुद्री बेड़ों पर कब्जा कर रहे हैं। जो फ्लीट होती हैं, सी फ्लीट्स, उन पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टैंक हैं, किसके? जो जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उनको भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप के दिमाग में एक लाइन जो जम चुकी है वो ये कि समुद्र पर जिसका कब्जा, दुनिया पर उसी का राज। और ये आज की डॉक्ट्रिन नहीं है, आज की लाइन नहीं है, हमेशा से रही है। चाहे अपन बात करें ब्रिटिश नेवी की, जो एक समय में बहुत स्ट्रांग नेवी हुआ करती थी, उस समय ब्रिटेन जो एम्पायर था वो आपने देखा, ब्रिटेन एम्पायर को ये कहा जाता था कि उसका सूरज, वहां पे सूरज कभी अस्त ही नहीं होता। इतना बड़ा ब्रिटेन का साम्राज्य था। क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। और ये दोनों चीजें हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखी। अब कहानी शुरू होती है एक शिप से, एक शिप जिसके दो नाम हैं, एक जहाज और दो पहचान। देखो, पहला नाम है बेला 1। एक शिप जो पकड़ा गया, जिसको हाईजैक किया गया, यूएसए क्या कह रहा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है साहब बेला 1। अमेरिका के अनुसार ये वेनेजुला की एक शैडो फ्लीट का हिस्सा है। इसे तस्करी का जहाज मानकर रोका गया। अमेरिका क्या कह रहा है? हाँ, अमेरिका कह रहा है कि ये वेनेजुला का एक शिप है, वेनेजुला के लिए काम करता है। वेनेजुला की क्या काम करता है? ये तस्करी का काम करता है और ये वेनेजुला की एक शैडो फ्लीट का हिस्सा है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होती है शैडो फ्लीट, लेकिन अभी आप जानिए कि यूएसए ने अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा है कि बेला 1 नाम का जो शिप है ये वेनेजुला की शैडो फ्लीट का हिस्सा है और ये क्या करने के काम में आता है? तस्करी करने के काम में आता था। वहीं पे रशिया ने कहा है, रशिया का जो क्लेम है वो ये है कि ये जो शिप है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैरीनेरा, इस शिप का नाम है। और रशिया कह रहा है रूस के अनुसार ये उनका आधिकारिक टैंकर है। रूस ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया। रशिया ने कहा कि साहब ये जो जहाज है इस पर रशिया का फ्लैग था, और रशिया का क्या है? ये ऑफिशियल टैंकर है जो तेल को ले जाने लाने का काम करता है। और यूएस ने अगर इसको कैप्चर किया या इसको हाईजैक करने की कोशिश की है तो ये क्या है? इंटरनेशनल जो सी लॉज हैं उसका यूएसए ने यहां पे खुद ने क्या किया है? उल्लंघन किया है, उसको एक्सप्लॉइट किया है। अटलांटिक महासागर में युद्ध के हालात, और ये सब कहां पे हुई है घटना? अटलांटिक महासागर में हुई है। तो अब ये क्या ये कहा जा सकता है कि जिस बात का, जिसके लिए सब लोग डरे हुए थे कि किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि यूएसए और रशिया आमने सामने ना आ जाए, वो क्या चीज अब हो चुकी है? वेनेजुला के इस छोटे से देश के लिए क्या ये चीज हो चुकी है जहां पे यूएसए वर्सेस रशिया हमको देखने को मिल सकता है।
ऑपरेशन USCG मुनरो। अब हुआ क्या देखो, अब आपको शिप की कहानी समझ में आ गई कि दो शिप और एक शिप है, दो पहचान है, किस तरीके से काम कर रहा है। अब एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम है USCG, यूएस कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन है, और ऑपरेशन का नाम क्या है, मुनरो। यूएस कोस्ट गार्ड के जहाज मुनरो ने नॉर्थ अटलांटिक में इस जहाज को दबोचा है। नॉर्थ अटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर में सारी चीजें हो रही हैं। हेलीकॉप्टर से कमांडो की बोर्डिंग हुई, टैंकर पर रूसी झंडे की अनदेखी की गई, इसका मतलब रूसी झंडा वहां पे था। और तीसरी चीज, ब्रिटेन की रडार मदद से ट्रैकिंग की गई, इसका मतलब नेटो चाहे बाहर से हमको कितना भी कमजोर लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप देखो तो ब्रिटेन लगातार किसकी मदद कर रहा है, यूएसए की मदद कर रहा है। किस चीज के लिए, रडार से ट्रैक करने में। किसको ट्रैक करने में, इस जहाज को ट्रैक करने में किसने मदद की है, यूएसए की, यूके ने मदद की, ब्रिटेन ने मदद की है। स्टेटस क्या है, वेसल को अब सीज कर लिया गया है, ये जो जहाज है इसको सीज कर लिया गया है। तो इस तरीके से कोई जहाज रहा होगा, यहां से जो कमांडोज हैं वो उतारे गए, कहां से, हेलीकॉप्टर से उतारे गए। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कार्रवाई की गई है, किसके द्वारा, यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। अब समझते हैं आइडेंटिटी एंड द घोस्टिंग, द बैटल ऑफ द ट्रांसपोंडर्स एंड फ्लैग्स। अब इस कहानी को पूरे समझना, तब जो कंफ्यूजन है कि सब ये रशिया का शिप है, नेटो कमजोर होता जा रहा है, या यूएस वर्सेस रशिया हो रहा है, ये तीनों चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यूएसए कह रहा है कि ये वेनेजुला के एक शैडो फ्लीट जो होती है उसका एक जहाज है, तो जो तस्करी करने के काम में आता है। अब समझते हैं पहले कि शैडो फ्लीट क्या है। रूस, ईरान और वेनेजुला ने 1400 पुराने जहाजों का एक जाल बनाया है ताकि प्रतिबंधों के बावजूद तेल को बेचा जा सके। आपको पता है, वेनेजुला की बात की जाए या ईरान की बात की जाए या रशिया की बात की जाए, तीनों पे यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे। अब इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, इनसे बचने के लिए इन्होंने 1400 जो इनके पुराने जहाज हैं उनका एक जाल बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जहाज गुयाना, टोबैगो जैसे देशों के झंडे लगाकर घूमते हैं जिनका कोई अंतरराष्ट्रीय रडार में अस्तित्व नहीं है। तो बहुत छोटे देश जो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस नहीं है, जैसे गुयाना और टोबैगो, यूएसए कहता है कि ये जो 1400 जहाज है ये ऐसे देशों का झंडा लगाते हैं, और जब ये झंडा लगाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय रडार पर इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। ऐसे छोटे देशों का क्या लगा लेते हैं, झंडा लगा लेते हैं। अब झंडा लगा लिया, रडार पे कोई अस्तित्व नहीं है, और 1400 बहुत पुराने जहाज है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, जिसमें बहुत बड़े बड़े रडार नहीं है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो देखना काफी मुश्किल हो जाते हैं अगर आप रडार से उन्हें देखो। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये फ्लीट नहीं है, ये क्या है, उसकी एक शैडो फ्लीट बनाई है। किसने, इन तीन देशों ने मिलकर, वेनेजुला ने, ईरान ने, रशिया ने। ये यूएसए का क्लेम है। अब आप समझ गए कि शैडो फ्लीट किसे कहा जा रहा है। अब शुरू होता है अटैक। इस अटैक को नाम दिया गया है एंट अटैक, एंट अटैक टैक्टिक्स। ये क्या है, हजारों छोटे जहाजों को एक साथ समुद्र में उतार देना ताकि ट्रैकिंग असंभव हो जाए। तो जैसे चींटियां बहुत सारी एक साथ चलती हैं, उसी तरीके से मैंने आपको बताया 1400 जहाज हैं, किसके, ईरान के, वेनेजुला के और रशिया के, वो क्या कर रहे हैं, समुद्र में चल रहे हैं। रानी चींटी को ढूंढ पाना मुश्किल है। अब जो ओरिजिनल शिप है, मानो रशिया का कोई शिप है या वेनेजुला का जो शिप है या ईरान का कोई शिप है, उसको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा उन हजारों शिप्स में, उन हजारों जहाजों में। रूस इसी सूक्ष्म युद्ध नीति माइक्रो वॉरफेयर का उपयोग कर रहा है। ये सारे यूएसए के क्लेम है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यूएसए कह रहा है कि जिस तरीके से चींटी आगे चलती है, चींटी जिस तकनीक का सहारा लेती है कि जो उसकी क्वीन होती है वो कहीं बीच में होती है, उसको ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है, और बाकी चींटियां उसको घेर के चलती है। उसी तरीके से जो फ्लीट है इसी तरीके से आगे बढ़ रही है कि शैडो फ्लीट्स आसपास चल रही है, शैडो फ्लीट्स के जो शिप है वो आसपास चल रहे हैं, और जो मेन शिप है वो कहीं पे उनके बीच में छुपा हुआ है। अब इसकी लोकेशन अगर अपन बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक में इसकी लोकेशन आपको देखने को मिली। जहाज, ये बताया जा रहा है कि जहाज ईरान से चला, उसने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार किया और कैरेबियन की नाकाबंदी देखकर उसने रास्ता बदल लिया। मतलब ईरान से चला, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पास किया, और कैरेबियन जो सागर है उसमें उसने नाकाबंदी देखी और उसने नॉर्थ अटलांटिक की तरफ घूमना शुरू कर दिया। आइसलैंड और आयरलैंड के बीच रडार पर जीपीएस ऑन होते ही पकड़ा गया। अब बताया गया कि साहब यहाँ पे आयरलैंड है और यहाँ पे आइसलैंड है, दोनों के बीच में
जैसे ही इसने अपना क्या ऑन किया, अपना जीपीएस ऑन किया, तो जीपीएस ऑन होते ही वो रडार पे दिखना शुरू हो गया। और जैसे ही रडार पे दिखना शुरू हुआ, चूंकि ब्रिटेन वहां पे क्लोज विसिनिटी में था, ब्रिटेन ने वो देखा और यूएस को सूचना दे दी। ये बात बताई जा रही है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से नॉर्थ अटलांटिक में इस जहाज को पकड़ा गया है। अब ये जो जहाज था, इस पे कौन कौन लोग थे इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो कितने लोग मिले इस पे? 28 लोग मिले हैं। 28 लोगों में से जो 17 लोग हैं उनके पास कहां की राष्ट्रीयता है, कहां के नागरिक है? वो यूक्रेन के नागरिक हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा 6 जो लोग हैं वो जॉर्जियन हैं। कितने हैं? जॉर्जियन हैं जो जहाज के अधीन में है। अभी भारतीय लोग कितने हैं? 3 भारतीय लोग भी हैं। ये इनका सरकार से इनका संपर्क लगातार बना हुआ है। और 2 रूसी नागरिक मिले हैं जो प्रमुख संदिग्ध के रूप में देखे जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई ईरानियन नहीं है, कोई वेनेजुएलन नहीं है। यहाँ पे 3 तो भारतीय लोग हैं, जॉर्जिया के 6 लोग हैं और 17 तो किसके? यूक्रेन के खुद के लोग हैं। झंडा रूस का, लेकिन चालक दल में 17 यूक्रेनियन। अब तो बड़ा संशय पैदा हो गया आपके दिमाग में भी कि यार 17 यूक्रेनियन लोग हैं, केवल 2 रशियन लोग हैं, और 2 रशियन लोग के होने के बावजूद जहाज पे झंडा कौन सा है? रशियन झंडा है। बड़ी अजीब सी बात है। अब समझते हैं कि किस तरीके से इस जहाज को पकड़ा गया होगा। जहाजों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए थे। जो ट्रांसपोर्ट जिससे करते हैं वो बंद कर दिए थे। दिसंबर से जनवरी तक की जहाज रडार से गायब था। आपको दिख ही नहीं रहा था रडार पे, कहां मिलेगा? क्यों? क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टर बंद थे। जैसे जीपीएस ऑन हुआ इसका, नेटो एक्टिव हो गया। नेटो के, जैसे मैं बता रहा था, जिब्राल्टर क्रॉस करके नॉर्थ अटलांटिक में पहुंचा। नॉर्थ अटलांटिक मतलब कहां पे पहुंच गया? नेटो के इलाके में पहुंच गए। जैसे इस जहाज ने अपना ट्रांसपोर्टर या जीपीएस ऑन किया, कौन से रडार ने इसको पकड़ लिया? नेटो के रडार ने इसे पकड़ लिया। अब द सबमरीन स्टैंड ऑफ, अब ये एक कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे, न्यूक्लियर शैडोज ओवर द अटलांटिक। अब क्या क्या और हो रहा है? ट्रंप ने दावा किया कि वह रूसी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर भी थे। तो ये ट्रंप, हालांकि ट्रंप के दावे की अब कोई भी विश्वसनीयता तो नहीं है, लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहा है कि जहां पे ये शिप पकड़ा गया है, जहाज पकड़ा गया है, वेसल जहां पे पकड़ा गया है, वहां पे एक डिस्ट्रॉयर भी था और जो रशिया है उसकी सबमरीन भी थी। रूसी परमाणु पनडुब्बियां टॉर्पीडो दागने के लिए तैयार थी, लेकिन पुतिन ने फायर करने का आदेश नहीं दिया। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रशिया का हमने एक शिप पकड़ लिया है, रशिया के डिस्ट्रॉयर वहीं थे और नीचे उसके सबमरीन भी थी और वो हम पे फायर भी कर सकती थी, लेकिन पुतिन ने उन्हें आदेश नहीं दिया। ये ट्रंप साहब का कहना है कि ट्रंप साहब ने पुतिन साहब ने मना कर दिया कि साहब आप टॉर्पीडो को नहीं दागोगे। अब पूछा जा रहा है कि साहब ये बताओ पुतिन क्यों चुप थे? अगर ऐसी बात है तो फायर खोलने का मतलब है सीधा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस अपनी गिल्टी इमेज नहीं चाहता। शायद ये कारण है कि पुतिन साहब ने क्या मना कर दिया? टॉर्पीडो को फायर करने के लिए मना कर दिया। सब यूएसए के क्लेम है। एसेट वैल्यू, एक टैंकर के लिए बिलियंस की सबमरीन को खोना मूर्खता होगी। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर वहां पे सबमरीन है, सबमरीन जिसका ट्रांसपोर्टर बंद है, जो रडार पे नहीं दिख रही है, उसकी लोकेशन पता लग जाएगी किसको? यूएसए को या नेटो को, तो दिक्कत यहां पे हो सकती है। इसलिए से इस वजह से टॉर्पीडो क्या नहीं किए गए? फायर नहीं किए गए। रूसी ड्यूमा का उबाल, न्यूक रेडी टू फायर। न्यूक मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो क्या है? रेडी टू फायर हैं। सांसद एलेक्सी जोराविन की क्या मांग की? इन्होंने क्या कहा है कि क्या हमारे न्यूक्लियर वेपन सजाने के लिए है, अमेरिका पर हमला करो। अब रशिया के जो सांसद है वो लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए अब उकसावे की जो कार्यवाही कर रहा है, बार बार रशिया को उकसाने की। अब जो रशियन सांसद है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? वी हैव न्यूक्स, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो हम उनको शोपीस के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों मुझसे अटैक नहीं कर देते यूएसए पे? यूएसए जहां पे रशिया का इन्वेस्टमेंट है, लगातार उन देशों को अटैक कर रहा है जो रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज है, उन पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो क्यों वहां के सांसद मांग कर रहे हैं कि क्यों हमारे पास जो न्यूक्स हैं हम उनकी मदद नहीं ले रहे हैं? रिटेलिएशन फेज, गुस्सा अमेरिका पर, वार यूक्रेन पर। रूस ने अपना फ्रस्ट्रेशन यूक्रेन पर 242 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ निकाला। अब जब रशिया के
क्लोज अलाइड पे यूएस क्या कर रहा है, यूएस वहां पे टास्क फोर्स भेजता है, वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है। तो रशिया ने भी बिल्कुल यही किया। जो यूएसए का अलाई है वो कौन है, यूक्रेन है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रशिया उलझा हुआ ही है। तो रशिया ने अपना फ्रस्ट्रेशन कहां निकाला है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन यूक्रेन पर निकला है। 242 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल से क्या किया गए, अटैक किए गए हैं। और क्षणिक प्रहार, 6 धमाकों का सिक्सर, एक मिसाइल में 6 वॉरहेड है, मतलब एक मिसाइल चली और उसने 6 जगह क्या गिराया, 6 जगह उसने अटैक किया। यह रूस की सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हो चुका है अब इस युद्ध में, जिसका नाम क्या है, ऑर्शनिक इसका नाम है। इसे रोकना असंभव है, क्यों, हाइपरसोनिक है। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को पहले ही गोला गिरने की चेतावनी दे दी थी। रोकना तो असंभव है, लेकिन हाँ, यूएसए ने पहले ही बता दिया था अपनी जो इसकी जहां पे राजदूत रहते हैं एम्बेसी को, कि साहब यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे ये जो मिसाइल है ये फायर की जा सकती है। तो पहले से इनको चेतावनी दे दी गई थी। तकनीक बिना बारूद के तबाही, और शिविक केवल अपनी रफ्तार और वजन से कंक्रीट के बंकरों को कागज की तरह फाड़ देती है। अब आप सोचो, हाइपरसोनिक मिसाइल है, 6 वॉर हेड है, जब वो गिरेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा, अगर कोई भी कंक्रीट के कोई भी आपने बंकर्स बनाए तो आसानी से उन्हें तोड़ा जा सकता है। नो न्यूक्लियर हेड नीडेड फॉर द टोटल डिस्ट्रक्शन। तो इतनी तेज इसकी जो रफ्तार है, साथ ही साथ इसका जो वजन है, यही इसकी खास बात है। जब इतनी तेज रफ्तार से इतना वजन आके गिरता है, इतना वेट आके गिरता है, तो कोई भी न्यूक्लियर बंकर जो है उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। किसके माध्यम से, ऑर्शनिक मिसाइल के माध्यम से। अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, जो यूएसए कार्रवाई कर रहा है वो उसे कहेंगे आप स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट कर रहा है। किस चीज का, ग्रीनलैंड का और ईरान का। ईरान में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ईरान की अभी करंटली क्या हालत है, लेकिन अब यूएसए ने वेनेजुएला के बाद पहली जो अपना इंटरेस्ट बताया वो किसकी तरफ दिखाया, ग्रीनलैंड की तरफ दिखाया है। ट्रंप का क्या प्लान है, सपरस्ट्रिक अलाइनमेंट को समर्थन देकर ग्रीनलैंड को अतिक्रमण क्षेत्र बनाना। तो अब ट्रंप को आप देखो, यूएसए उसके पास डीप पॉकेट्स हैं, वो वहां के जो अलगाववादी लोग हैं उनको क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है। लगातार ट्रंप प्रशासन उनके साथ कांटेक्ट में है और उस ग्रीनलैंड को क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। यहां से अमेरिका, रूस, चीन और कोरिया की मिसाइलों पर 24/7 नजर रख सकता है। तो अमेरिका तीनों की, चाहे रशिया की बात की जाए, चाहे चाइना की बात की जाए, चाहे नॉर्थ कोरिया की बात की जाए, तीनों को ही अच्छी तरह से मॉनिटर कहां से किया जा सकता है, ग्रीनलैंड से किया जा सकता है। साथ साथ दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीनलैंड की, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। वहां पे भर भर के मिलते हैं ग्रीनलैंड में, और यूएसए क्या चाहता है, उनको निकालना चाहता है। तो आप देखो, अल्टीमेटली जो लड़ाई हो रही है रिसोर्सेज की हो रही है, चाहे वेनेजुएला को कैप्चर करना ऑयल के लिए, और ग्रीनलैंड पे इंटरेस्ट दिखाना वो किसके लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एआई चिप्स, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अनिवार्य खनिज या बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ धीमे धीमे क्या होगी, पिघलेगी। किसको पता है, यूएसए को पता है। तो यूएसए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है किसमें, ग्रीनलैंड में। चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। अभी अगर अपन बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है चाइना के पास। इवन यूएसए की भी निर्भरता किस पे है, चाइना पे है। यूएसए अपनी वो निर्भरता क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, किस पे, चाइना पे। नेक्स्ट टारगेट जो है वो ईरान है। ईरान में आप लगातार देख रहे हो क्या हो रही है, अशांति, महंगाई और सत्ता परिवर्तन का खेल लगातार चल रहा है। खेमनेई की सत्ता पर संकट के बादल छाए हुए हैं, और ये सीधा सीधा पता है कि किसके द्वारा करा हुआ कार्य है, यूएसए के द्वारा करा हुआ कार्य है। ईरान में अगर अपन बात की जाए तो अभी क्या है, डिजिटल ब्लैकआउट चल रहा है। जनता के प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान सरकार ने पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया। अब आप कहोगे साहब वहां पे जनता क्यों प्रदर्शन कर रही है, जनता प्रदर्शन का कारण यह है कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। दूसरी चीज, यहाँ पे शरिया लॉ लागू है। शरिया लॉ लागू है मतलब कोई महिलाओं के पास कोई फ्रीडम यहाँ पे नहीं है, तो महिलाएं अगेंस्ट में है, वहां की गवर्नमेंट के हाइपर इन्फ्लेशन है, तो आम जनता भी अगेंस्ट में है। और यूएसए क्या कर रहा है, ऐसे जो लोग हैं, जो वहां पे जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनको फंडिंग करता जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, इस आंदोलन को और तेज कर सके। हर बार जैसे यूएसए ने आपने देखा होगा, हमेशा फेक डेमोक्रेसी का बहाना लेके, फेक मानवाधिकारों का बहाना लेके वो क्या करता है, सत्ता परिवर्तित करवाने की कोशिश करता है। इलॉन मस्क के हजारों स्टारलिंक डिवाइसेस ईरान में अवैध रूप से चल रहे हैं, जिससे खबरें बाहर आ रही हैं। तो स्टारलिंक के डिवाइसेस भी वहां पर हैं, इसका मतलब यूएसए आसानी से वहां पे क्या कर पा रहा है, मॉनिटरिंग भी कर पा रहा है। नो टाइम इश्यू वहां पे हो चुका है। नो टाइम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन। क्या ये एक युद्ध की आहट है? ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।
अमेरिका के B2 बॉम्बर्स के हमले के डर से रडार को 24/7 एक्टिव कर दिया गया है। वी हिट वेरी हार्ड, ये ट्रंप ने पहले कह दिया कि वी विल हिट वेरी हार्ड। ईरान के लिए, ईरान के संदर्भ में बात की गई है, तो वहां पे रडार तुरंत एक्टिव है। नो टाइम वहां पे इशू हो चुका है, नोटिस टू एयरमैन। तो क्या ये एक युद्ध की आहट है किसके बीच में? यूएस और ईरान के बीच में। और क्या यूएस ने जैसे वेनेजुला के साथ किया, बिल्कुल क्या वैसे खेमनेई के साथ कर सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सबको एक पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे हैं। तो क्या यूएस उतना बड़ा खतरा लेगा या नहीं लेगा, आने वाला समय हमें बताएगा। क्या प्रभुत्व गिर रहा है रशिया का, देख लेते हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रूस फेल हो रहा है, सीरिया, वेनेजुला और अब ईरान में रूसी सहयोगी हार रहे हैं। ये बात सबके सामने है, वेनेजुला में जो हुआ, सीरिया में जो हुआ और अब जो ईरान में हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर से जो वर्ल्ड है मोनोपोलर होता जा रहा है? जो अभी बाइपोलर था या मल्टीपोलर की जो बात की जा रही थी, वो सिर्फ किताबों की बात रह गई है। पैसे वालों की सत्ता चल रही है और रूस कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुका है, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। हालांकि आप देखोगे कि रशिया के फेवर में भी काफी कंट्रीज हैं, ऐसी बात नहीं कि वो अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन यूएसए मान के बैठ चुका है कि जो इकोनॉमी है वो रशिया की तबाह हो चुकी है, रशिया के पास इकोनॉमी अब पावर नहीं रह गई है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है किसका, रशिया का और चाइना का। चाइना के पास अपनी इकोनॉमिक पावर है, लेकिन चाइना की एक बात आपने इतिहास में अगर ध्यान से देखिए तो चाइना ने किसी भी और देश के लिए अपनी खून की एक बूंद भी नहीं गिराई है जंग के मैदान में। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या ईरान को बचाने के लिए या रशिया को बचाने के लिए या किसी और सहयोगी को बचाने के लिए चीन क्या करता है, और क्या सही में रशिया का प्रभुत्व कम हो रहा है या रशिया अपनी चीजों को आराम आराम से सबके सामने पेश कर रहा है। वेनेजुला मादुरो गिरफ्तार, सीरिया अलसद सत्ता का अंत हो चुका है, बांग्लादेश शेख हसीना का जाना, और अब ईरान खेमनेई का रशिया भागने का प्लान। बहुत सारे लोग तो कह भी रहे हैं कि भाग चुके हैं या भागने की तैयारी में हैं। तो अभी ये भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कहां पे, ईरान में। आने वाला समय बिल्कुल ईरान के लिए आसान नहीं रहने वाला, साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए। जो हम शांति मान के आए थे 2026 में कि 2026 शायद शांति का वर्ष होगा, वो साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहले सप्ताह में हमने देख लिया वेनेजुला में क्या हुआ, दूसरा सप्ताह में हम देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है। तो शांति तो नहीं, बिल्कुल अशांति का वर्ष इसे कहा जा सकता है। अनक्लॉज, अंतरराष्ट्रीय समुद्र पर हर देश का समान अधिकार है, कोई भी किसी का जहाज नहीं रोक सकता। हमें पता है वी हैव अनक्लॉज, ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अनक्लॉज जो हाई सीज के लिए है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही अंतरराष्ट्रीय कानून की नई हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे कानूनों को, सारे कन्वेंशनों को पीछे कर दिया है। अब उनको ये बात पता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पावर और पैसा है तो ये भैंस भी किसकी है, मेरी है। ट्रंप प्रशासन सुरक्षा वारंट के बिना भी बोर्डिंग कर रहा है, और हमने बिल्कुल देखा है, चाहे इस जहाज की बात की जाए, चाहे हम बात करें वेनेजुला की, कोई भी कानून, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रंप को अब नहीं रोक पा रहा। और मुद्दे की बात यह है कि कोई भी देश इसका क्या नहीं कर पा रहा, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहा है। जियोपॉलिटिकल 2026-27 की अगर अपन बात करें तो रूस का वैश्विक प्रभाव केवल मध्य एशिया तक सीमित हो जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। अमेरिका फिर से ग्लोबल एनर्जी मार्शल बन जाएगा। ईरान में पश्चिमी समर्थक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, डेमोक्रेसी, और वो किसको सपोर्ट कर रही होगी, इनडायरेक्टली वो एक शैडो गवर्नमेंट होगी। और जो सपोर्ट कर रही होगी किसको, सूडो गवर्नमेंट, वो सपोर्ट कर रही होगी यूएसए को। साथ ही साथ रूस चीन गठबंधन और अधिक मजबूत होगा, लेकिन अलग थलग हो सकता है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि भारत की क्या भूमिका रहती है। क्यों? क्योंकि भारत को इस पूरे समीकरण में कतई नहीं नकारा जा सकता। भारत अपनी ऑटोनॉमी बनाए हुए है, जहां पे वो रशिया से लगातार ऑयल खरीद रहा है, तो यूएसए के साथ वहां पे ट्रेड डील की बात भी हो रही है। यूएसए 500% सैंक्शन की बात कर रहा है, और यहां पे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ। तो इंडिया की जो रोल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 और 27 में। देखते हैं आने वाला भविष्य किस और हमें ले जा रहा है। वेनेजुला का अगर तरीका देखो किस तरीके से अपनाया कि सीधा तेल पे कब्जा किया, और रूस की भूमिका यहाँ पे एक मूक दर्शक के रूप में रही। बिल्कुल उसने केवल क्या की कि ये काम गलत हुआ है, बाकी और कोई सैन्य कार्रवाई के रूप में या कोई भी इक्विपमेंट या वेपन्स के रूप में हमने कोई कार्रवाई यहाँ पे रशिया की तरफ से नहीं देखी। सीरिया में आतंकी अल शरा द्वारा तरीका अपनाया गया यूएसए के द्वारा, और यहाँ पे भी रूस की क्या रही, असफल रहा। अब बांग्लादेश में जनता द्वारा विद्रोह हुआ,
और ये साफ साफ तौर पे देखा भी जा सकता है कि कैसे मोहम्मद यूनुस जो एक यूएसए के पपेट हैं वो किस तरीके से वहां पे सत्ता चला रहे हैं, और यहाँ पे भी रशिया की कोई खास भूमिका नहीं रही, कोई प्रभाव यहाँ पे रशिया का देखने को